आप सभी लोगों का बाबा विश्वनाथ के ऑफिशियल यूट्यूब क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन शिक्षण में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महत्व के बारे में पढ़ाया जा चुका है। 1857 ईस्वी के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उसके 6 प्रमुख परिणाम हुए थे। पहला जो प्रमुख परिणाम हुआ था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। यह बहुत बड़ा परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर अंग्रेजी हुकूमत की नज़र पड़ी। उसका पहले से इंग्लैंड में कंपनियों ने विरोध किया था। बहुत सारी शक्तियां उसकी ब्रिटिश सरकार ने छीन ली थी। विद्रोह ने कंपनी को और भी अधिक बदनाम कर दिया। अतः 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित करके कंपनी के शासन का अंत कर दिया और परिवर्तन का डटकर विरोध किया गया, किंतु उसकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अधिनियम में कहा गया कि भारत के शासन का संचालन प्रभु अर्थात राजा के नाम से राज्य के एक प्रमुख सचिव के द्वारा किया जाएगा और उस सचिव की सहायता के लिए 5 सदस्यों की एक परिषद होगी। और इस तरह से कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा हस्तक्षेप हो जाता है। ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन यह दूसरा प्रमुख कारण था जो परिणाम हुआ। दूसरा प्रमुख परिणाम ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन। देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी अब उनमें भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति सचमुच बहुत बदल गई। विद्रोह ने अंग्रेजों को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा दिया कि भारत के ब्रिटिश राजा और नवाब उनके मित्र थे, शत्रु नहीं। इसलिए उनके अस्तित्व को बनाए रखना भारत की ब्रिटिश सत्ता के लिए हितकर था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1858 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार राज्यों के साथ हुई संधियों और समझौतों का पालन करेगी और किसी राज्य को हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगी। तीसरा, सेना के संगठन में परिवर्तन। विद्रोह का भारत में सेना के संगठन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। सरकार ने आगे उन अनेक दशकों तक सेना के संगठन में भारतीयों में फूट डालने और उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध परस्पर लड़ाने की नीति का अनुसरण किया। मुंबई, चेन्नई और बंगाल तीनों प्रेसिडेंसियों की महत्वपूर्ण सेनाओं का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से यूरोपियों को सौंप दिया गया। तोपखानों पर पूर्णतः गोरे सैनिकों का नियंत्रण रहा। चौथा, भारतीयों तथा अंग्रेजों के बीच संबंधों का कटु होना। विद्रोह का एक गंभीर परिणाम यह भी हुआ कि भारतीयों तथा अंग्रेजों के बीच संबंध बहुत ही कटु होती चली गई। अंग्रेज भारतीयों को संदेह की निगाह से देखने लगे और उनसे घृणा करने लगे। दूसरी ओर अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए जिस बर्बरता और राक्षसीपन का परिचय दिया था, उससे भारतीयों के मन में उनके प्रति घृणा और क्रोध उत्पन्न हुआ। इन भावनाओं ने धीरे धीरे राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया। पांचवा, राष्ट्रवाद का जन्म तथा विस्तार। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और लोग राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के विषय में सोचने लगे। इससे हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना हुई और यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय सैनिक वीर, साहसी तथा प्रतिभा संपन्न हैं और बड़ी से बड़ी ताकत से टक्कर ले सकते हैं। इससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। इस क्रांति ने राष्ट्रीय आंदोलन में नई चेतना का संचार किया और राष्ट्रीय भावना को सबल बनाया। भारतीयों में यह भी ज्ञात हो गया कि अंग्रेज अत्याचार, शोषण तथा फूट डालो की नीति को अपनाकर हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। अतः गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। शासन का या प्रशासन का केंद्रीकरण। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर भारत मंत्री की नियुक्ति कर दी और उसका गवर्नर जनरल तथा काउंसिल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व भारत मंत्री का निश्चित किया गया। भारत की शासन की वार्षिक रिपोर्ट भारत मंत्री तैयार करता था, उसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखता था। भारत की जल, थल और वायुसेना पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई और इस तरह से 1857 ईस्वी की प्रमुख क्रांति के फलस्वरूप आगे चल कर के भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और अब भारत पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो जाता है। अगली कक्षा में हम आप लोगों को भारत में धार्मिक तथा
सुधारक आंदोलनों के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।